मारूफ कॉलमिस्ट है, इनसे गुफ्तगू करते हैं अफगानिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान के मामलात के ऊपर। समीउल्लाह साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इन दिनों बड़ी चर्चा है, बड़ी बहस हो रही है कि अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली या अफगानिस्तान में इक़्तिदार की मुंतकिली के बाद पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जो उसके बाद बिहेव कर रहा है, क्या वो आप समझते हैं कि दुरुस्त बिहेव कर रहा है? आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मकर मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जो आप मेरी राय पूछ रहे हैं, तो मैंने तो अभी अफगानिस्तान तालिबान ने अभी काबुल पे गलबा भी हासिल नहीं किया था, तो उससे पहले मेरे मज़ामीन जो है वो इंटरनेशनल अखबारात में भी और पाकिस्तानी अखबार में शाया हो चुके। उसमें मैंने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया था कि सूरत हाल बहर कुछ भी हो, तो इस वक्त तालिबान ने 20 साल की जंग के बाद बहुत कुछ सीखा है, और ये तालिबान के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है। एक सारी दुनिया की नजरें उन पे होंगी कि वो इस वक्त लड़ने का मामला, लड़ने का मैदान एक और होता है, हुकूमत करने का मैदान एक और होता है, और हुकूमत करने का मैदान जो है जंग करने के मैदान से कहीं ज्यादा सख्त होता है और कहीं ज्यादा आजमाइश तलब होता है। तालिबान ने जो ही अभी काबुल के ऊपर गलबा हासिल नहीं किया था, और नजर आ रहा था कि तालिबान बहुत जल्द जो है सारे अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो गलबा हासिल कर लेंगे। आलमी प्रेस, आलमी मीडिया जो है वो बुरी तरह इस बात की दुहाई भी दे रहा था। तो उस वक्त अगर आपको याद होगा तो तालिबान ने पहली दफा सफारती अंदाज से अपने मामला को हल करने की तरफ एक कदम बढ़ाया। उन्होंने हामिद करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला, जो कि इनके दोनों के जानी और खूनी दुश्मन है आपस में, इन दोनों को दोहा में बुलाया। इससे मुज़ाकरात हुए, और इन मुज़ाकरात के बाद उन्होंने फौरी तौर पर मास्को में उस्ताद मुहक्किक बैठे हुए थे, वो भी तालिबान के बड़े मुखालफिन में से हैं, तो उनसे भी बातचीत हुई। उस्ताद यूनुस कानूनी जो कि ईरान में बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत की गई। सफारती जो वफद जो था उनके पास भेजा गया, और ईरान के तोसर से उनसे भी बात की गई। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, अफगान लीडर बैठे हुए थे, उनसे भी बात की गई। मुजद्दी ग्रुप है, उनसे भी बात की गई। हत्ता कि पंजशीर के जो लोग हैं उनसे भी बात की गई। और ये पहली दफा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और जिसके इत्तेहादी वो तो कुछ और सोच के गए थे, और यही वजह है कि अगर आप जो बाइडेन की पहली तकरीर देखें तो उन्होंने अपनी तकरीर में ये बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था। उन्होंने कहा कि तालिबान काबुल पर कब्जा नहीं कर सकते, हमने एक बहुत बड़ी 3.5 लाख के करीब फौज मुसल्ला छोड़ी है, उनको बेहतरीन ट्रेनिंग दी है, और 75,000 तालिबान को वो कैटर कर लेंगे और उन पर काबू पा लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता अब वो इस काबिल हो गए हैं कि वो अफगानिस्तान के ऊपर पूरी अपनी हुकूमत बना सकें, जो कि एक नए दौर, एक नई दुनिया के साथ वो चल सकेंगे। हमने ना सिर्फ फौजियों को ट्रेनिंग दी है, हमने सिविल डिपार्टमेंट्स में बहुत सी तब्दीलियां पैदा की हैं, लेकिन तारीख ने देखा कि मामला बिल्कुल उलट हुआ। और ऐसा आप देखिए कि जब तालिबान, इस दफा आपको याद होगा जब पिछली दफा तालिबान थे, तो तालिबान शुमाली इत्तेहाद के साथ हमेशा जो उनका टकराव रहा, और शुमाली इत्तेहाद में कभी भी वो गलबा हासिल नहीं कर पाए। लेकिन इस दफा अजीब मामला ये हुआ कि सबसे पहले आगाज ही उन्होंने गलबे का शुमाली इत्तेहाद के इलाके से किया, पंजशीर के इलाके और उसके जो गिरदनवा के जो थे। और इस तरह उन्हें 36 अजला पे जब तालिबान ने गलबा हासिल किया, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात यह की कि शहरों के अजला के जो कैपिटल थे उन पर उन्होंने कब्जा नहीं किया, लेकिन बाकी तमाम पे कब्जा कर लिया, और उन्हें सब जितने भी कैपिटल थे उनको अपने हिसार में ले लिया। अब जब काबुल का मसला हुआ, तो काबुल का मामला जो था खुद तालिबान के लिए बड़े कचंबे की बात थी कि इतनी जल्दी जो मामला हो जाए, और अशरफ गनी का अचानक मुल्क से भाग जाना, ये सब के सामने उसके साथ अमर सर, साले भी थे, और दूसरे ये सारे तो समीउल्लाह मलिक साहब, ये सारे तो हालात आप सबके इल्म में, हमारे भी इल्म में, ये तो बैकग्राउंड है उसका। आप आ जाते हैं उसके बाद, मैं यानी इस बैकग्राउंड से ही आगे बढ़ना चाहता हूं, ताकि आपके सामीन को पता चल सके। इन तमाम हालात के बाद जब काबुल पे भी गलबा हासिल हो गया, तो आपको याद होगा काबुल के बाद जो अमेरिका को जो इनखला था उससे भी 2 हफ्ते लगे। उसके बाद तालिबान के लिए एक कड़ा इम्तहान था, उन्हें फिर अपनी एक अबूरी हुकूमत बनानी पड़ी। गो ये अबूरी हुकूमत जो है ये मुशावरत के साथ, यानी जो बाकी ग्रोह थे जिनके साथ इनके मुज़ाकरात हुए, उनके साथ मुशावरत के साथ नहीं हुई। ये फौरी तौर पर एक ऐसा सेटअप लाया गया जिसका जबीला मुजाहिद ने भी ऐलान किया, सुहेल शाहीन ने भी इसका ऐलान किया, और अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी ऐलान किया, और कल हिकमत यार ने भी पाकिस्तान के एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये अबूरी हुकूमत का ढांचा बहुत फौरी तौर पर बनाना मंजूर था, मकसूद था, इसलिए। और वो इन्होंने कहा कि जितने भी ग्रोह जिनसे बात हुई तालिबान की, इन सबसे मशवरा करने के बाद अबूरी हुकूमत बनाई गई है। और गोया गुलबदी हिकमत यार साहब ने ये कन्फर्म कर दिया कि ये अबूरी हुकूमत है, और इसके बाद जो मशवरे के साथ जो हुकूमत तय पाएगी वो उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
और मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में जो पाकिस्तान और दूसरे दीगर ममालिक जो हमसाया ममालिक हैं, वो सब जो है इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान के साथ खैर के मामले में उसका हाथ बटा रहे हैं। और ये एक अच्छा अमल है, इसमें कोई शक नहीं कि जो दुश्मन है वो तो नहीं, हम हर तो खैर समझ के कर रहे हैं, लेकिन ये खैर कार जो है कहीं हमारे गले ना पड़े। दुनिया तालिबान को एक नज़र से देखती है, हम दूसरी नज़र से देखते हैं। हमारे पड़ोसी हैं, मुसलमान भाई हैं, तो हम तो हमेशा उनके खैर ख्वाही होंगे। लेकिन जब 9/11 हुआ था, उसके बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, तो उस वक्त भी मुस्लिम ममालिक को चाहिए था कि वो अफगानिस्तान की तरफ खैर की नज़र से देखते रहते। उस वक्त फिर क्यों अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ खड़े हो गए? देखिए, बात यह है कि मैं जब खैर चलिए मैं खैर के मामले की तशरीह भी करता हूँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं खैर और शर क्या है। अब आप ये देखिए कि अभी अमेरिका जा रहा था तो दाश की तरफ से हमला किया गया काबल के अस्पताल के ऊपर, और दो और मुकाम 3 जगह पे हमले किए गए। और उसमें फौरी तौर पे यानी बाहर के प्रेस ने, जहां मैं बैठा हुआ हूँ यूके में, यहाँ भी, और CNN दूसरी मेरे अड़तारे हैं, उन्होंने फौरी तौर पर वो जो हमला जो है वो अफगानिस्तान तालिबान के जुम्मे लगा दिया, जबकि दाश ने फौरी तौर पर उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक तो ये बात है, आपके और मेरे पास जो खबरें पहुंचती हैं, हम ज्यादातर इंटरनेशनल मीडिया जो देखते हैं, अब ये बात साबित हो चुकी है, खुद इंटरनेशनल मीडिया पे बेशुमार तनकीद हो रही है कि इन्होंने पहले भी मुनाफिकत से काम लिया और अब भी ये मुनाफिकत से काम ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। दूर ना जाए, मैं कई, अगर आप कहें, अगर आप वक्त इजाजत दे, तो मैं आपको इस अमेरिका के 4 बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, जो कि जिनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है, और बरतानिया के 2 जो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उन सब मिलकर 6 आदमी ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हम इस वक्त हम ऐसे मीडिया जो है हमें गुमराह कर रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम चाहे बजाय एक हम इंटरनेशनल मीडिया पे यकीन करने के, हम ग्राउंड रियलिटी देखें। आप उनके पास बैठे हुए हैं, आप पास से मुराद ये है कि आप पाकिस्तान में हैं, और इसमें शक नहीं कि हम ज्यादातर जो बाहर का सोर्स है मीडिया का उस पर ज्यादा अलाई कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। खुद दाश ने आके ये तस्लीम कर लिया कि ये हमला हमने किया था, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बाद में तालिबान ने उन दाश का कलाकमा किया, और उसके उस हवाले से, इस बहाने से, जो अमेरिका ने पहला ड्रोन हमला किया था, उस आज कल अमेरिका ने खुद इस बात को तस्लीम कर दिया। दाइश तो अब भी मौजूद है अफगानिस्तान में। ये रिपोर्टें दुरुस्त है कि दाइश, खुरासान और इस तरह के वो जो और रेडिकल ग्रुप हैं, उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनका फिगर को 5-7 हज़ार बताया जाता है कि अभी दे आर स्टिल इन अफगानिस्तान। इसमें कालदम TTP का नाम भी लिया जाता है, जो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव थी। तो ये अभी इनसे तालिबान को इनसे निपटना है। ये तालिबान को खदशा है कि ये अफगानिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करेंगे। जी, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं बड़े गौर से, मैं खुद भी इस पे देख भी रहा हूँ, और मेरी गुफ्तगू जो है वो जो इससे बड़े करीबी निगाह से इस सारे मामले को देख रहे हैं, उनसे मैं राब्ते में भी हूँ। और यही मैंने आपसे अर्ज किया कि हमें तालिबान को वक्त देना चाहिए, क्योंकि तालिबान के ऊपर बैया वक्त बहुत से मसाइल उनके सर पे आ गए हैं। पहली बात तो ये है कि आप देखिए कि उसमें अफगानिस्तान के अंदर बैंकिंग निज़ाम बिल्कुल बैठ गया है, बड़ी मुश्किल से उसको खड़ा किया है। जो दूसरे ममालिक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो माली बहरान है ये पैदा ना हो। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान के साथ जो दूसरा मामला जो है, बहरान का मामला, वो है वहाँ के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का, जहाँ पे तकरीबन कोई 8,500 के करीब हिंदुस्तानी इसातिज़ा पढ़ाते थे, वो सारे के सारे इस मामले में निकल गए। बहुत बड़ा एक वैक्यूम आ गया है, और बाहर की दुनिया ये कहती है देखिए तालिबान आए हैं, यूनिवर्सिटियां बंद हैं, कॉलेज बंद हो गए हैं। बात यह है कि वहाँ इसातिज़ा नहीं है कि जो पढ़ा सके, मतलब है। तो मेरा क्वेश्चन, मलिक साहब, मैं दोबारा मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये तो है अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है। मेरा क्वेश्चन तो पाकिस्तान का एंगल है, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ जो लोगों की कंसर्न है, जो लोग सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तालिबान उनको हैंडल कर लेंगे, उनको हैंडल करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और हमारे तमाम वज़रा, वो रोज़ कोई ना कोई बयान दे रहे हैं जी कि तालिबान को दुनिया तस्लीम करे, उनके साथ दे, फला दे। और ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान का तो बिल्कुल मुकदमा लड़ते ही हैं, लेकिन तालिबान का मुकदमा उससे ज़्यादा ज़ोरों शोर से लड़ रहे हैं। और ये बात पता नहीं तालिबान को भी ज़्यादा अच्छी लगती है कि नहीं लगती। आप ही से शायद जिक्र हुआ था कि उन्होंने कतर के वज़ीर ख़ारजा को बुला लिया और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को उन मामलात में नहीं बुलाया जिन मामलात में उनकी बाकी दुनिया के साथ बातचीत हो रही है। तो इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे कि हमारा जो बीइंग पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा जो फोकस है वो क्या होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए जो इस वक्त कर रहे हैं, या ये नहीं होना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया। मैं आपकी सारी उसको इंडोर्स करते हुए मैं कहता हूं कि हमारा कोई हक नहीं है,
हमारा भी या पड़ोसी ममालिक का किसी का कोई हक नहीं है कि अफगानिस्तान के तालिबान को जो नई हुकूमत आई उसको डिक्टेट करे। पहली बात तो ये है। मैंने पिछले दिनों यहाँ इंटरनेशनल मीडिया में यही बात कही थी कि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपने सही फरमाया है कि जो भी उठता है वो अफगानिस्तान को तो मशवरा दे रहा है कि आप वसील बुनियाद हुकूमत बनाएं, फलां करें, ये करें, वो करें, ऐसा करें। तो मैंने इस मीडिया पे पाकिस्तानी जो बहुत बड़े गवर्नमेंट के थे, मतलब वो भी आए हुए थे मेरे साथ टीवी पे, पाकिस्तान से आए हुए थे। तो मैंने उनसे ये सवाल कर दिया, मैंने कहा कि आप हुकूमत के बहुत बड़े ओहदे पे मौजूद हैं, मुझे ये बताएं कि अगर तालिबान आपसे ये मुतालबा करते हैं कि भी आप नवाज शरीफ को, जरदारी को अपनी हुकूमत में ले लें, तो क्या आप ले लेंगे? आप तो अगर आप खुद अपने पे अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर क्यों अफगानिस्तान को आप मशवरा ये देते हैं? अफगान जो है, जिनका मुल्क है, जिन्होंने 20 साल जंग की है, उनको छोड़ दें उनके हाल पे पर। उन्हें पता है कि हमने हुकूमत कैसे बनानी है, और उन्होंने अपने अब तक जितना उनका अमल है ये साबित कर रहा है कि वो बड़ी साबित करने के साथ और सही डायरेक्शन के वो चल रहे हैं। मतलब है, पहली बात तो ये है, हमें पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि खामोश रहना चाहिए कि बजाय हम अजरबैजान में जाके, उज्बेकिस्तान में जाके, दूसरे मुल्कों में जाके हम ये कहना शुरू कर दें कि अफगानिस्तान को तस्लीम करो। क्या आप समझते हैं कि क्या दूसरे जो ममालिक हैं वो हमारे कहने पे अफगानिस्तान को तस्लीम करेंगे? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका बल्कि हम फायदा, मुंतज़िर हैं कि और मुल्क इस बात का फायदा इंडिया उठा रहा है। इंडिया जिसको अफगानिस्तान के अंदर यकीनी तौर पे बहुत बड़ी नाकामी हुई है। इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, बड़े कौंसल खाने खोल रखे थे, ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान के अंदर, जो जितनी वो कहते हैं ना अनारकी या अनरेस्ट हुआ, उसके पीछे भारत का हाथ, इसमें कोई शक नहीं है, और ये थ्रू अफगानिस्तान हो रहा था। अब वो चैप्टर जब से क्लोज हुआ है, तो क्या भारत से हम ये तवक्को रखें कि भारत वो शिकस्त के बाद आराम से बैठ गया है, या वो तिल मिला रहा है, या उसने अपना कोई और एक्ट शुरू कर दिया है? अभी न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया, तो जबकि कोई थ्रेट भी नहीं था, लेकिन जो हमारे जराए वो ये कहते हैं जी कि इसमें भारत ने अपनी डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से, वो कहते हैं ना वाया बठिंडा आया, उसने किसी और मुल्क को, 2-4 मुल्कों को ये सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से मुतला किया, उन्होंने न्यूजीलैंड को इतला दी और न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। तो भारत तो अपने मिशन में कामयाब हुआ कि उसने अफगानिस्तान में अपनी हार का बदला पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल इवेंट जो हो रहा था उसको मनसूख करा दिया उसने। इसको आप कैसे देखते हैं कि हमें उस तरह तवज्जो करनी चाहिए जो हमारा दुश्मन कर रहा है, या उस तरह तवज्जो करनी चाहिए जहां हम अपने लिए दुश्मन पैदा कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं आपके इस सवाल के जवाब में पहले मैं आपसे ये बता दूं कि भारत तो कभी भी खामोश नहीं बैठेगा। इतनी बड़ी शिकस्त को वो कबूल करने को कतई तौर पर तैयार नहीं है। आप अगर हम ये कहें कि बस हिंदुस्तान जो है अपने जख्मों को चाट रहा है, ये बात गलत है। वो अपने जख्मों से बहुत कुछ और अगले फरीक को, यानी पाकिस्तान को भी जख्म लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। सबीला भाई साहब, ये बताइएगा कि अब ये सारा सिनेरियो जो बिल्ड हो रहा है खित्ते में, यकीनी तौर पे चेंजेस बहुत आएंगे, और वो कहते हैं ताल्लुकात भी तब्दील होंगे, मुल्कों की पोजीशनें बदल रही। कल तक रूस जो है वो दूसरी तरफ खड़ा था, अब वो दोबारा से टिल्ट, इंडिया और रूस करीब आ रहे हैं, चीन और तालिबान करीब आ रहे हैं, ईरान और दीगर मुल्कों के माबैन भी मामला शुरू हुए। ये जो खित्ते के अंदर एक और अफगानिस्तान को जो आने वाले वक्तों में आप क्या देखते हैं, कौन से मसाइल का सामना करने पड़ेगा, और हिकमत यार की ताजिकिस्तान और भारत को किस लिए वार्निंग उन्होंने दी, और क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और अफगानिस्तान के अंदर एक पानी का तनाज़ा खड़ा हो रहा है, ये जरा मुख्तसर बता दीजिएगा कि ये सब क्या हो रहा है? गुजारिश ये है कि पहली बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इंडिया जो है वो रूस के साथ इसलिए खड़ा ही नहीं हो रहा, ना वो आ रहा है, इसलिए को इंडो पैसिफिक अलायंस से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ वो जुड़ चुका है बहुत बुरी तरह से। अब मैं आपको फौरी तौर पे मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हिकमत यार ने भारत पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि भाई अमरुल्लाह सालेह और एमएम मसूद जिसके पास हैं हमारे हवाले कर दिए जाएं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भी तिब्बत तरफ पे जो एग्जाइल हुकूमत हम नहीं चलने देंगे, ना उसे चलाने देंगे। और प्यूटन को ताजिकिस्तान की शिकायत भी कर दी गई है तालिबान की तरफ से भी। अगर देखो, यार ने ये अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि अगर दोनों इन ममालिक से, दोनों आदमी जिनका मैंने नाम लिया, सालेह और अहमद मसूद, अगर दोनों इन दोनों ममालिक से कहीं बरामद हो गए तो ताजिकिस्तान और भारत से फिर हमारी खुली जंग होगी। अब प्यूटन ने कहा है कि मैं खुद ताजिकिस्तान जाऊंगा, मैं अगर ना गया तो मैं फौरी तौर पर वजीर खारजा को भेजूंगा, और मेरी इतला के मुताबिक आज रूस का नायब वजीर खारजा ताजिकिस्तान पहुंच चुका है, और उन्होंने, रूस ने ये वादा किया है उनके साथ कि कोई वॉरलॉट वहां हुआ तो उसे तालिबान के हवाले कर दिया जाएगा। ये नहीं कि उसे रोक दिया जाएगा, बल्कि तालिबान के हवाले किया जाएगा। ठीक है, तो ये अमर सालेह के हवाले से है जी, तो ये अमर सालेह के हवाले से वार्निंग दी गई कि अमर सालेह को तालिबान हुकूमत के हवाले किया जाए।
जी जी जी, इसके ये बकायदा तौर पे हिकमत यार ने खुद भी इस ठीक बात है। का यानी इंदिया दिया है, और तालिबान की हुक्म का भी हाला भी दिया है। फिर ठीक ये है। आरटी में ये भी खबर आ गई है कि पुतिन ने इस सिलसिले में मोदी से ही बात की है कि ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई आपके पास है तो हवाले कर दीजिए, तो वरना मुझे इस तरह पानी का तलाक क्या दी तनाजा जाएगी चल आप। रहा है? जी, पानी का क्या तनाजा शुरू हो गया है अफगानिस्तान के साथ, जो ईरान मुझे का कोई पानी इसको का थोड़ा सा इशू? खत्म करने दें, मैं इंडिया के बारे में खत्म करूँ, उसके पानी के बाद में आ जाता हूं मैं। मेरे पास जरा वक्त क्योंकि कम है, जरा इसने जल्दी से रैप अप कर दें। कहा कि इस तरह आप तनहा हो जाएंगे, अमेरिका और इसराइल हजारों मील दूर से कोई आपकी मदद नहीं करने पाएगा, क्योंकि अमरुल्लाह साले को सदारती महल के सामने लटकाने का फैसला हो चुका है, जबकि इसके भाई रूहुल्लाह साले का भी किस्सा तमाम किया जा चुका है। अब आइए मैं आपको पानी की बात कर देता हूं। ईरान अफगानिस्तान का पानी पर तनाजा मंजर आम पर आ चुका है। कुछ साल पहले डीडब्ल्यू जो जर्मनी की एक फर्म है, उसके उसके तस्वीर के लिए बताया गया था, वो आए थे, उन्होंने अपनी फनी महारत के साथ इसका फैसला किया, जिसमें दोनों वालों ने साइन किए थे, अफगानिस्तान और ईरान ने। और अशरफ गनी के जमाने में और मोहम्मद करजई के जमाने से लेकर अब तक पानी का मसला बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अब पंशीर के मामले के बाद फौरी तौर पर जो हिजमत दरियाई पानी है, उसमें मसला खड़ा कर दिया गया है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के पास पानी के जराए बहुत कम है, यहाँ कोई समुद्र नहीं है, चारों तरफ से लैंडलॉक मुल्क में अफगानिस्तान लैंडलॉक है। जी ईरान जी। ज्यादा पानी के हासिल के लिए अफगान तालिबान पर बकायदा दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेस ठीक मीडिया है। जो उनका जो प्रेस उसकी भी बात आ चुकी है। मगर एक साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान शायद ये नहीं जानता कि वो किस पर दबाव डाल रहा है, ये खेल उल्टा भी पड़ सकता है। ईरान, ठीक है। अब आप देखिए पंजशीर के बाद ईरान ने अपने दाखिला तेहरान में अचानक इशारा का नाम पंजशीर रोड के नाम पर मंसूब कर दिया है। ईरान का ठीक हक है। है, वो अपनी कई रोडों का किसी पे नाम भी रख दिया जाए, मेरे लेकिन एक मेरे खास आपका जो मौके हालिया कॉलम है, हालिया कॉलम है अभी मेरे सामने ही है, उसके हवाले से इसको कंक्लूड कर लेते हैं। बातें समझ में आ रही है जो आप कह रहे हैं। आपने एक अच्छा मशवरा दिया तालिबान को कि वैसे तो मशवरा हम भी कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन चूंकि इस वक्त तालिबान इंटरनली मामला भी उनके काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, तो किस तरह की गवर्नमेंट तालिबान को फॉर्म करनी चाहिए जिससे दुनिया मुतमईन हो जाए? क्योंकि मसला दुनिया को इत्मीनान दिलाने का है, मसला अफगानिस्तान के अवाम को इत्मीनान दिलाने का नहीं है, मसला शायद पाकिस्तान के इत्मीनान का भी नहीं है, मसला खित्ते के इत्मीनान का नहीं, मसला है दुनिया के जो दीगर मालिक हैं, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनके इत्मीनान का मसला है। तो किस तरह की गवर्नमेंट तालिबान को फॉर्म करनी चाहिए, बनानी चाहिए, जिससे दुनिया को उन पर यकीन आ जाए कि यस तालिबान ऑन राइट ट्रैक, और अब दुनिया को इस खित्ते से कोई खतरा नहीं। ये खतरा अगर अफगानिस्तान से कम होता है तो पाकिस्तान से भी लोगों के दिल साफ हो जाएंगे जी, पाकिस्तान भी इन मामलों में इन्वॉल्व नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आज ही मैं फ्रांस 24 न्यूज को सुन रहा था। आपको पता है कि बड़ा ये यूरोप के अंदर बहुत मकबूल ये चैनल है, वहां पे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आखिर दुनिया को, अमेरिका को और यूरोप को ये क्या हक है कि अफगानिस्तान के बारे में ये इतराज उठाएं कि इन्होंने इस तरह की हुकूमत बनाए, इस तरह की हुकूमत बनाए। मेरे जिस कॉलम का आपने तस्करा किया है, मैंने कई दिन पहले तालिबान से मैंने कहा था, बल्कि तालिबान के जो वज़रात जिन्होंने मुझसे इंटरेक्ट किया, मैंने उनसे कहा था कि आप अगर इस्लामी हुकूमत बनाएं आपका हक है, लेकिन आप इस्लामी हुकूमत ही बनाएं, उसमें कोई पश्तून कल्चर या कोई हजारा कल्चर या कोई और कल्चर उसमें नजर नहीं आना चाहिए, ना ही कोई अम्मी खुलफा के मुताबिक ऐसी कोई हुकूमत बनाई जाए जिसमें कोई एतराज उठे। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा आप अपने पड़ोस में ईरान को देख लें, आपका फिकी लिहाज से उनका इख्तलाफ बनता है, बने रहेगा, ये खत्म नहीं हो पाया कई सदियों से चला रहे, लेकिन ये देखिए कि वो किस खूबसूरती के साथ अपने इस निज़ाम को साथ साथ लेके चल रहे हैं। वहाँ एक फिकी निज़ाम भी चल रहा है और एक जमहूरी निज़ाम भी उन्होंने साथ साथ रखा हुआ है, और वो साथ दोनों जो है आम से चल रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा अख्तियार जो है वो यानी फिकी और वलायती निज़ाम को दे रखा है। उसमें मूसी साहब जो है वो ऑल इन ऑल है, उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो फैसले होते हैं। तो इस तरह का आप, ये तो उनका निज़ाम है। मैंने कहा कि उन्होंने ये साबित किया है कि हम अपने फिके के लिहाज से, जमहूरी और फिकी लिहाज से दोनों को इकट्ठा लेकर चल सकते हैं। आप उनसे ये इस्तेफादा कर सकते हैं कि उन्होंने ये साबित किया है। इस वक्त ईरान ठीक जो है। है दुनिया की तो जो लास्ट तिजारत कमेंट भी सर, कर रहा है, ये कोई शक लास्ट नहीं कि कमेंट मगरब के साथ उसके अपने कंक्लूड, आखिरी मुनाफात है। आखिरी आखिरी एक मिनट मलिक साहब, आखिरी एक मिनट में आप इस पूरी गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहिए कि आपके नज़दीक वो कौन से कंसर्न हैं, और आप क्या देख रहे हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है? देखिए, मैं जो फ्यूचर में जो देख रहा हूं वो ये है कि अमेरिका किसी सूरत में भी ये जो है बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि अब यूरोप जो है अमेरिका से अलग हो गया है, बिल्कुल उसने अपने तौर पे ऐलान भी कर दिया है।
यानी पिछले जो यूरोपीय वजीर खारजा ने जो बयान दिया है वो बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा अमेरिका के लिए बड़ा शॉकिंग उसको है। उसके साथ ही जो कनाडा के वजीर ट्रूडो है उसने भी बड़ा सख्त बयान दिया है अमेरिकी पॉलिसी के बारे में। अब लग रहा है कि अमेरिका जो है इस हाल आज के दौर में बिल्कुल तनहा हो चुका है। और अमेरिका जो कि ड्रोन हमले करने चाह रहा था उसमें यूएई से और कतर से, उसे भी पता चल गया है कि अखराजात के मामले में बहुत महंगा है उसके हवाले। और ये यानी हमारी जो अमेरिका की जो है वजारत खजाना वो उसको अप्रूव नहीं कर रहे कि नए मजीद जंगी अखराजात किए जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि बकायदा तौर पर हम अपने जो यूएस रोनाल्ड रेगन जो बहरी बेड़ा है उसको उन्होंने बढ़ा के पाकिस्तानी की बहरी सरहद के ऊपर वो ले आए हैं ताकि यहाँ से हम ड्रोन हमले जो है अफगानिस्तान के अंदर किए जा सके। लेकिन ठीक है। इसके लिए साथ बहुत जरूरी है ये समझना कि आज से 4 दिन पहले जनरल बाजवा ने जो यूरोपीय खारजा से मुलाकात की है उन्होंने साफ कैटेगरी ये कहा है कि हम किसी सूरत भी किसी भी जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है और ना हम चाहते हैं कि हमारी फजाई या जमीनी हदूद कोई भी हमारे जो इस जंग के अंदर जो है इस्तेमाल की जा सके। गोया उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका को ये पैगाम दे दिया है। अब ये है कि वो जो बहरी बेड़ा खड़ा है वहां पे वो फजाई ड्रोन हमले के लिए फजाई कौन सी इस्तेमाल करेगा। उसके बाद 2 ही रास्ते हैं, या पाकिस्तान की हदूद की खिलाफवर्जी करे या ईरान की खिलाफवर्जी करे। अब ईरान को चीन ने बाकायदा तौर पे बैकडोर चैनल से बता दिया है कि इस खित्ते के अमन के लिए आपको जरूरी है कि खित्ते के तमाम आसर ताउन किया जाए, जंग की सूरत पैदा न की जाए। उन्होंने साफ कह दिया है चीन ने, चीन के जो स्पोक्समैन है उनकी अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, आपसे गुफ्तगू के बाद उनसे मैंने सुनी, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे तालिबान को आजादाना तौर पर काम करने दिया जाए और अगर वक्त आया तो हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने में किसी का इंतजार नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा। समीला मलिक साहब, कतर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया अफगानिस्तान के साथ, तालिबान और अफगान हुकूमत और फिर अमेरिका के मुज़ाकरात, और एक तवील हमने देखा है बैकग्राउंड है कतर के अंदर। तालिबान के जो सीधा सीधा रहनुमा है वो कतर में काफ़ी अरसा मुकीम रहे हैं। अब कतर का क्या रोल है अफगानिस्तान के अंदर, क्या कोई रोल है या नहीं है? और ये कतरी वज़ीर ख़ारजा ईरान गए हैं तो उसके उनके दौरे के पीछे क्या मकसद है? देखिए बात यह है कि आपने जो सवाल कतर के बारे में किया है कि आपको याद होगा कि जब मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब और उसके अलाइज जो हैं वो एक तरफ हो गए थे, उन्होंने कतर के खिलाफ बहुत सख्त इकदाम उठाए थे, तो उस वक्त 2 ममालिक ऐसे थे कि जिन्होंने खुल के कतर का साथ दिया था। वो एक तुर्की और एक कतर था, और एक तुर्की और एक ईरान था, दोनों ने कतर के उसका साथ दिया था। और कतर इन दोनों ममालिक के साथ बहुत उम्दा और बड़े अच्छे तल्लुकात रखता है। अब इस मामले में, इस खित्ते में जिसका आपने सवाल किया है, कतर के जो टॉप डिप्लोमेट्स वजीर खारजा है, और वो आप याद रखें वो वजीर खारजा नायब वजीर आजम भी हैं कतर के अंदर, वो इस वक्त परसों से ईरान के अंदर मौजूद हैं। आलमी मसरीन के मुताबिक जो है ना वो ये मैं न्यूज 24 न्यूज फ्रांस ने उसने ये बाकायदा तौर पर खबर भी दी है। उन्होंने बाकायदा तौर पर वो दिखाया भी है उनको उतरते हुए ईरान के अंदर मुलाकात करते हुए ईरानी ज़ुलमा के साथ। उस आलमी मसरीन का इस मुलाकात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के तालिबान का भी बड़ा क्लियर मैसेज ईरान को पहुंचा दिया गया है। यानी अफगान मामलात के मामले में ये बता दिया गया है कि आप देखिए फजूल किस्म की बयानबाजी से परहेज किया जाए, भारतीय जुबान बोलनी बंद की जाए। और तुर्की ने भी बैकडोर चैनल के जरिए ईरान को खित्ते में जिम्मेदारी का सबूत देने का पैगाम भेजा है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि चीन के दरमियान में कूद चुका है, उसने भी साफ लफ्जों में वाजे किया है कि बयान। लेकिन एक स्टेक होल्डर हम भूल गए समीला मलिक साहब। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, तालिबान की रूस के साथ लड़ाई, तालिबान की अमेरिका के साथ ये जो अटैक हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, इस पूरे सिनेरियो में जो एक मुल्क बहुत एक्टिव था किसी, वो सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब बड़ी दिलचस्पी के साथ, जब अफगान जहाद हुआ, रूस के साथ लड़ाई हुई, तो बहुत बड़ा जो है वो डोनर था या बहुत ज़्यादा फंड देने वालों में शामिल था, और उनके स्टेक्स भी थे यहाँ पे। अब भी उसके बाद 9/11 हुआ, उसके बाद भी अगर हम देखें तो सऊदी अरब का नाम हमेशा आता है। तो क्या सऊदी अरब ने अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर ली है? अब सऊदी अरब पहले से मुख्तलिफ मुल्क है, क्योंकि अब जो अफगानिस्तान में तब्दीली आई है इसमें सऊदी अरब या यूएई का कोई किरदार दिखाई नहीं देता, जबकि इससे पहले दोनों मुल्क पूरी तरह इन्वॉल्व दिखाई देते थे। देखिए 4 दिन पहले सऊदी अरब के वजीर खारजा ने बड़ा एक मानी खेज बयान जारी किया है, और वो पहला बयान है जो कि इतना कैटेगोरिकली जो है उसकी सऊदी अरब की पॉलिसी से वजह होती है। उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान की जो मेजॉरिटी है उनकी राय का एहतराम करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि हम तालिबान के मौजूदा रवैये से मुतमिन हैं। उन्होंने ये बात तालिबान का नाम लेके मुतमिन है, इसलिए कि दुनिया अक़वाम आलम जिस खाना जंगी की तोको कर रही थी
तालिबान ने बड़ी हिकमत के साथ खाना जंगी पे काबू पाया है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस अमन की जो फजा अफगानिस्तान में पैदा हो रही है, हम तालिबान से कहेंगे कि इसके लिए मजीद काम करें, और जो दूसरे जो अफगान हैं जितने भी लोग, क्योंकि अफगानिस्तान के मामलों को सुलझाने का हक अफगानियों का है, इसलिए हम तालिबान से भी कहेंगे और दूसरे ग्रुपों से भी कहेंगे कि वो आपस में मिल बैठ के जो है एक मेज में बैठ के बात करें। तो आप समझते हैं कि सऊदी अरब की पॉलिसी बदल गई है अफगानिस्तान के हवाले से? इससे पहले उनकी जो इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी वो नजर नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान का कमोबेश इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है वही सऊदी अरब का भी है। बहुत कम लोगों को पता है कि सऊदी अरब की पॉलिसी इसलिए बदली है कि जो बाइडेन की पॉलिसी सऊदी अरब के बारे में बदल गई है। आप ये देखिए कि अगर आपको याद हो कि आज से 3 महीने पहले जब क्राउन प्रिंस वलियत ने जब फोन किया था जो बाइडेन को, तो जो बाइडेन ने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि प्रोटोकॉल मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, बादशाह अगर तुम्हारा किंग जो है मुझसे बात करते मैं उससे बात कर सकता हूं। फिर उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि व्हाइट हाउस के जो स्पोक्समैन है उन्होंने बकाया तौर पे अखबारात को ये बात बयान जारी कर दिया, जिससे अफगानिस्तान रूस सऊदी अरब ने अपनी से बड़ी सुर्खी महसूस की, और वहां से दोनों वाज़ेह रास्ते अलग अलग नजर आ गए। तो इसी के साथ एक एडिशनल आखिरी 10 सेकंड में एक एडिशनल आखिरी 10 सेकंड में ये बात तो फिर समझ में आ रही है कि अमेरिका ने खुद को पुल आउट किया है, और वो इस खित्ते के अंदर किसी भी मुल्क के साथ जिसके साथ वो पहले अफगानिस्तान में होने की वजह से मुलाकातें करते थे या उनसे मदद के तलबगार होते थे, अब अमेरिका को जरूरत नहीं, ना वो खुद रहना चाहता है यहाँ पे, ना वो इन मुल्कों से दोबारा किसी किस्म का कोई इस किस्म की इमदाद चाहता है जो पहले अमेरिका जिसकी अमेरिका को जरूरत रही है हमेशा। देखिए बात ये मैंने आपसे कहा कि अमेरिका के और रूस के, अमेरिका और सऊदी अरब के तल्लुकात उतने रोमांटिक नहीं रहे जितने पहले। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे लंदन से, और उनसे हमने तालिबान और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और आने वाले वक्त के हवाले से कुछ आम बातें की सवाल पूछे, चूँकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान के हालात को दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर उनका तजिया और एनालिसिस देते हैं, लेकिन वो दानिश्वर, वो स्कॉलर जो कि पूरी दुनिया के साथ डील कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर गहरी नज़र रखे हो, वो किस तरह इन सारे मामलात को देखते हैं, तो वो आपके सामने मैंने सूरत हाल पिक्चर जो है वो पेश की है। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।